नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की करते हैं। दूसरा दिन है, कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। कोरोना समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। प्रश्नकाल के दौरान डीपीसी को लेकर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। साथ ही विपक्ष ने गिरौदपुरी में निर्माण कार्य न होने का मसला भी उठाया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू और कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा मचाया है। तो सीएम आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 28 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसमें कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहां पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार अगर हम देखें तो बीजेपी में बैठकों का दौर भी जारी रहा। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें रणनीतियां बनी कि सदन में क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएं और कौन कौन सा मुद्दा उठाएगा। आज वही चीजें देखने को मिल रही हैं सदन में। स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। धनवेंद्र जी, जिस तरीके से विपक्ष की तैयारियां थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कई सवाल विपक्ष यहां पे दागेगा। सदन में किस प्रकार से ये कार्रवाई की शुरुआत हुई, कौन कौन से मुद्दे अभी तक रहे हैं जो गरमा रहे हैं? ये देखिए, प्रश्नकाल के जो मुद्दे हैं वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जो पहले से लिखित सवाल थे और सरकार को उसको जवाब देना था। लोक निर्माण विभाग में डीपीसी का मामला उठाया गया। मंत्री ने स्वीकार किया कि डीपीसी नहीं हुई है, अब डीपीसी जल्द कर लेंगे। डॉक्टर पीताम राम ने सड़कों की गड़बड़ी में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसको लेकर के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया कि गड्ढे ठीक किए जा रहे हैं और जल्द ही इसकी जानकारी सदन को दी जाएगी कि तमाम गड्ढे ठीक कर लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण मामला सदन के प्रश्नकाल के बाद उठा है, वो संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर के है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति के औचित्य और वैधता को लेकर के अजय चंद्राकर ने शून्यकाल में मामला उठाया है। उन्होंने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। धर्मजीत सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से इसको लेकर बहुत तीखे सवाल किए हैं। मंत्री अकबर रविंद्र चौबे इसका जवाब दे रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन इस पर अभी सदन में चर्चा चल रही है। सवाल ये पूछा गया है कि संसदीय सचिवों की वैधानिक स्थिति क्या है, वो क्या क्या उनके पास अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, सदन में उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के सवाल पूछे गए हैं। और साथ में ये भी सवाल उठाया गया कि सदन में उनका परिचय क्यों नहीं कराया गया। यदि उनका परिचय नहीं कराया गया तो उनकी स्थिति क्या है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक याचिका लगी हुई है संसदीय सचिवों की वैधानिकता को लेकर के, उसको लेकर के भी सवाल किए गए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जी, चलिए आप बने रहे हमारे साथ धर्मेंद्र जी। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। विपक्ष की तरफ से काफी सवाल यहाँ पे किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष को अब जवाब देना। तो अब तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ हम आप तक कुछ क्लिपिंग्स पहुंचा रहे हैं, देखिए सुनिए। 15 अधिकारी ऐसे हैं जो कनिष्ठ हैं और कनिष्ठ को प्रभार में बैठाया गया है, वरिष्ठ को किनारे बैठाया गया है। तो मैंने कहा यदि उनको बैठाना है तो डीपीसी करके रेगुलर बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कनिष्ठ को बैठाने का क्या कारण है और वरिष्ठ को किनारे करने का क्या कारण है, मंत्री जी थोड़ा बताएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। डीपीसी न कराए जाने को लेकर दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष का आरोप कि वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार किया जा रहा है। जहां जहां जैसी परिस्थितियां बनती है, जगह रिक्त होता है, लाते हैं, तो उसके अनुसार उनको प्रभार दिया जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही डीपीसी की, हम लोगों ने क्रम चालू कर दिया है। पिछले 10-15 साल में आपने नहीं किया था। एक साथ माननीय अध्यक्ष जी एसी को चीफ इंजीनियर बना दिया डीपीसी करके। अब ई से एसी बनाने का मेरा प्रक्रिया चालू हो गया। फिर एसडीओ से ई बनाने का भी प्रक्रिया चालू कर दिया हूँ। सब इंजीनियर से एई बनाने का भी प्रक्रिया हम लोगों ने चालू कर दिया है। हम एक साथ सारे एसी जो हमारे थे जिनका डीपीसी कराया गया था
8 लोगों को एक साथ हम लोगों ने जो 10 साल से नहीं हुआ था, नहीं कर पाए थे, डीपीसी की बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है, 8 लोगों को एक साथ चीफ इंजीनियर बनाए, उसके नीचे का हम चालू कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा तीखी बहस सदन में देखने को मिल रही है। अभी और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो लिस्ट विपक्ष की तरफ से तैयार की गई है उसमें शराब बिक्री का भी एक मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है। तो कोरोना को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा है। सरकार को विपक्ष ने पूरी तरीके से घेरा। सीएम आज जनपूरक बजट भी पेश करेंगे। 28 अगस्त तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा जिसमें कई अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर ये टकरार देखने को मिल सकती है। जहाँ जहाँ जैसी परिस्थितियाँ बनती है, जगह रिक्त होता है, लाते हैं, तो उसके अनुसार उनको प्रभार दिया जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही डीपीसी की, हम लोगों ने क्रम चालू कर दिया है। पिछले 10-15 साल में आपने नहीं किया था। एक साथ माननीय अध्यक्ष जी एसी को चीफ इंजीनियर बना दिया डीपीसी करके। अब ई से एसी बनाने का मेरा प्रक्रिया। चलिए, धर्मेंद्र जायसवाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्टेट एडिटर है। धर्मेंद्र जी, हम सुन रहे थे इधर पे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को भी, तो काफी तीखी ये अब तक बहस हुई है। निश्चित तौर पर पीडब्ल्यूडी में जो ईएनसी लेवल के अधिकारी हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के पदस्थापना को लेकर के ये सवाल था। और जो ईएनसी नियुक्त किए गए हैं उसको सीनियरिटी को लेकर के सवाल उठाए गए थे। और कुछ ऐसे अधिकारियों को जो कनिष्ठ स्तर के हैं उनको वरिष्ठ पदों पर पदस्थापना दी गई है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो खाली बैठे हुए हैं। जिन अधिकारियों को चार्ज दिया गया है, प्रभार दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, उनके खिलाफ आरोप पत्र लंबित है। तो ऐसे तमाम मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने घेरने की कोशिश की। हालांकि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दिए गए हैं, इस समय उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित नहीं है और पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। डीपीसी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, सामान्य प्रशासन विभाग से आग्रह किया कि उनकी जल्दी से जल्दी डीपीसी हो जाए ताकि जो अधिकारी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं उनकी पदोन्नति हो सके। और उसके बाद जो निचले स्तर की पद हैं वो लगभग 400-500 अतिरिक्त जो पद खाली होंगे पदोन्नति के बाद उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये भी उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने संतुष्ट करने की कोशिश की है। इसी तरीके से जब ये प्रश्नकाल खत्म हुआ तो बृजमोहन अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसके लिए वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और सदन में इस पर चर्चा कराने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ से विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके भेजा जाना चाहिए, लेकिन इस पर अध्यक्ष ने अभी अपनी व्यवस्था नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि इस पर बाद में मैं अपनी व्यवस्था दूंगा कि ये प्रस्ताव यहाँ लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। और उसके बाद संसदीय सचिवों का मामला सदन में उठा है जिस पर अभी भी सदन में चर्चा चल रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सदन की कार्रवाई में, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये अभी आप कह सकते हैं कि काफी तीखी ये अब तक बहस रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। उच्च शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग के 3,605 सीटें घटा दी हैं। इस साल इंजीनियरिंग में सिर्फ 12,000 छात्र प्रवेश ले पाएंगे। पॉलिटेक्निकल की अगर हम बात करें तो 1,457 सीटें कम हुई हैं, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 9,099 सीटों पर एडमिशन होगा। आपको बता दें कि सितंबर के पहले सप्ताह में ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में पहली बार 1,287 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 23,201 हो गया है। 24 घंटे में 15 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 9,249 हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल के सचिव बोरा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी की रिपोर्ट फिर से कोरोना पॉजिटिव आई है।
वहीं जशपुर में राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी आदिवासी नेता नंद कुमार साय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। नंद कुमार साय की पत्नी, नाती, बॉडीगार्ड भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जशपुर सीएमएचओ डॉक्टर पी सुथार ने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। इधर राजधानी रायपुर में कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य विभाग नई व्यवस्था कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों के फेफड़ों पर सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों के फेफड़ों का सीटी स्कैन होगा। मरीज में इन्फेक्शन जांच की जाएगी। साथ ही कोरोना कोर कमेटी की बैठक में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अभी आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन किट और ट्रूनॉट मशीन से जांच होगी। वहीं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पखांजूर में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इलाके में दूध, मेडिकल समेत जरूरी सेवाओं पर छूट रहेंगी, जबकि सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इलाके के बांदे क्षेत्र में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इसे बंद रखने के लिए कहा गया है। वहीं महासमुंद के तुमगांव में पुलिस ने देह व्यापार करने वाली 8 युवतियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई युवतियों का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो 2 युवतियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे इस केस में मौजूद सभी के मन में डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव 2 युवतियों का इलाज महासमुंद कोविड सेंटर में चल रहा है, तो वहीं 6 युवतियों को तुमगांव अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें, छापा मारकर धरपकड़ करने वाली पुलिस को भी क्वारंटाइन किया गया है। पुलिस को शिकायत आ रही थी कि तुमगांव थाना क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर कुछ महिलाएं देह व्यापार कर रही हैं, और इसकी सूचना पर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था और थाना तुमगांव द्वारा 151 के तहत कार्रवाई किया। महिलाओं को अरेस्ट किया गया है, उनको जेल दाखिल कराया जा रहा है। जेल दाखिल करने से पूर्व सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 8 महिलाओं में 2 महिलाओं में कोरोना पॉजिटिव आया है, तो इनको हॉस्पिटलाइज किया गया जिला अस्पताल में, और शेष महिलाओं को एमएलसी करा के जेल दाखिल कराया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा को केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। पहली हवाई सेवा बिलासपुर भोपाल को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार की कंपनी एयर इंडिया को इसकी अनुमति मिली है। बीजेपी सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार जताया है। बिलासपुर से पहली हवाई सेवा का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सरकार की कंपनी एलायंस एयर को बिलासपुर से भोपाल बिलासपुर हवाई सेवा प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी एक उड़ान मिलेगा और लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिल पाएगी। इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर से मिल रही खबर की ओर रुख करते हैं, जहां अरपा नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव मिला है। मामाया पुल से युवक ने छलांग लगाई थी। देवरी खुर्द स्टॉप डैम में युवक का शव मिला है। पिता से विवाद के बाद युवक ने छलांग लगाई थी। फोन को लेकर पिता से विवाद हुआ था। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की किताब का नाम सपनों का सौदागर होगा। कोटा विधायक और अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने किताब के नाम का सदन में ऐलान किया। रेणु जोगी ने कहा कि अजीत जोगी वाकई सपनों के सौदागर थे। वे सोते हुए नहीं, दिन में सपने देखा करते थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाया करते थे। उनका अंतिम सपना पेंड्रा मरवाही गोरेला को जिला बनाना था। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस सपने को पूरा किया। हमारे साथ रेणु जोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आज उनको पूरी तरीके से दिन समर्पित रहा? आज मुझे लगा कि एक विधानसभा नहीं, एक पूरा परिवार एक बार फिर संगठित हो गए
श्री जोगी जी को याद कर रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को मतलब स्मरण करके उनकी प्रशंसा कर रहा है। और दलगत राजनीति से उठकर सबने अपने जो संस्मरण उद्गार व्यक्त किए, उनका मैं न सिर्फ सम्मान करती हूँ पर हृदय से आभार भी व्यक्त मैंने वहाँ किया कि जोगी जी के लिए प्रति उनके मन में इतने अच्छे विचार हैं। वो निश्चय ही मेरे मन को एकदम छू लिया है। आज सदन में एक और बात सुनने मिली कि आप की किताब जो है अजीत जोगी जी की जीवनी वो खुद लिख रहे थे, वो पूरी थी, उसका संपादन भी पूरा हो गया है। कब तक ये किताब लोगों के बीच आएगी और उसका नामकरण भी क्या आपने सोच लिया? मैंने इनसे पूछा, आपने शीर्षक नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों से कहा है कि मुझे नाम बताएं और मैं उसमें से चुनाव करूंगा, पर वो समय आया नहीं। और आज जब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने जोगी जी को स्मरण किया सपनों का सौदागर के रूप में। तो मैंने निर्णय लिया कि जो मेरे मन में 2-3 नाम थे, इनकी संघर्ष यात्रा या आत्मकथा और सपनों का सौदागर मेरे मन में भी था, क्योंकि 40-42 साल के जो हमारा दाम्पत्य जीवन रहा, मैंने इनको हमेशा, लोग सपने रात में देखते हैं पर मैंने इनको दिन में सपने देखते हुए पाया। उस पर विचार कर उसे सच कैसे किया जा सकता है, ये करते रहते थे निरंतर, चाहे जिला हो, चाहे राजनीति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। तो मैंने इसीलिए वहाँ एक पवित्र सदन में घोषणा की कि इनकी जो आत्मकथा के रूप में इन्होंने लिखा है, अंतिम इनकी रचना है, उसका नाम सपनों का सौदागर होगा। तो आज का दिन काफ़ी अहम रहा। दलगत रूप से जरूर अजीत जोगी बाकी दलों से अलग हों, लेकिन दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर आज सभी दलों ने अजीत जोगी को न केवल याद किया बल्कि उसे अपने करीब भी बताया। अजीत जोगी केवल किसी दल के नेता नहीं थे बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के नेता थे, और यही बात आज विधानसभा में गूंजी। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं राजधानी रायपुर में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया। प्रदेश भर से आए 2500 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने बूढ़ापाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। गांधी न्याय यात्रा निकाली गई। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी नियमितीकरण की मांग नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं बहुप्रतीक्षित चिरमिरी नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाइन के विस्तारीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य विजय प्रकाश पटेल ने एक अलग अंदाज में घंटा नाच शुरू किया। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में परियोजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक फ्लेक्स लगाकर विजय पटेल ने मंगलवार से अपना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बहुप्रतीक्षित परियोजना को लेकर छत्तीसगढ़ के हिस्से की 50% राशि अविलंब जारी कर कार्य प्रारंभ करने की मांग की। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 243 करोड़ रुपए परियोजना की कुल राशि में अपने हिस्सों की 50% राशि यानी कि 120 करोड़ 50 लाख रुपए 10 महीने पहले ही जारी कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके विकास कार्यों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने जितना काम उन्होंने किया और कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। इस क्षेत्र के लिए भी वो सोचते तो कम से कम जगह जगह बातें जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो ये स्पष्ट हो जाता कि उनकी भी सद्भावनाएं और उनका भी ध्यान जो है मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में, इस अंचल में, कोयलांचल में, और जहाँ पे सरगुजा संभाग और शहडोल संभाग के लाखों लोग लाभान्वित होंगे, उनके लिए हम गुणगान करेंगे कि उन्होंने जो है आज जल्दी देरी करने से संतोष और विश्वास बढ़ता है। इसलिए जितनी जल्दी काम हो जाए, देर होने से ये भी होता है कि लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ने से फिर काम रुक जाता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से उनका केंद्र का पैसा आके पड़ा हुआ है 6 महीने से, वो भी जल्द से जल्द कर। वहीं छत्तीसगढ़ के बहादुर पुलिस जवानों को शौर्य सम्मान मिलेगा। बताया जा रहा है कि डीजीपी ने बहादुर पुलिसकर्मी अधिकारियों के लिए शौर्य सम्मान की घोषणा की है। आरक्षक को लेकर आईपीएस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान 10 दिसंबर को दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने 30 सितंबर तक आरक्षकों से आवेदन मांगे हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम इस साल किसानों पर काफी मेहरबान है और इस साल प्रदेश में बारिश 64 से 8% ज्यादा हो चुकी है। इससे करीब सभी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल गया है। तकरीबन सभी बांध के 90 से 100% भर चुके हैं और इससे आने वाले समय में किसी को भी पानी की किल्लत नहीं होगी। धान, तिलहन की अच्छी फसल की जा रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने HOD डॉक्टर GK दास कहते हैं कि प्रदेश भर में अब तक की बारिश कृषि के लिहाज से काफी अच्छी है। वहीं राजधानी रायपुर में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मानसून काफी सक्रिय है। मौसम विभाग ने रायपुर, बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आगामी 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है।